इम्पल्स क्या होती है? एक बहुत बड़ी फोर्स जो बहुत छोटे समय के लिए लग रही है, वेरी लार्ज फोर्स बीइंग एक्सर्टेड फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, इम्पल्स बोलते हैं इसको। और हिंदी में इम्पल्स को बोले तो क्या बोलते हैं? झटका। मैं तुम्हारे से एक नॉर्मल एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर मान लीजिए आपने एक बॉल को ड्रॉप किया, वो जमीन पे जाके टकराई, वो झटके से ऊपर आई, है ना? तो आप क्या देख रहे हो इस दौरान उस पे कौन कौन सी फोर्स लगी? क्या नीचे एमजी लगी? लगी। और जैसे ही वो जमीन को जाके टकराई तो नॉर्मल भी लगी। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि एमजी इंपल्स दे रही है कि नॉर्मल इंपल्स दे रही है? नॉर्मल इंपल्स दे रही है। देखो इस एक छोटे से एग्जांपल से कितना बड़ा कंक्लूजन निकलता है। जब बॉल नीचे आ रही थी तो उस पे एमजी लग रही थी कि नहीं लग रही थी? लग रही थी। क्या एमजी तो हमेशा ही लग रही थी? ऊपर भी लग रही थी, जमीन से टकरा रही है तब भी लग रही थी, और नॉर्मल जब वो टकराई तब लगी, यानी कि कांटेक्ट फोर्स है, हमेशा लगती रहे, वो फोर्स कभी झटका दे भी नहीं सकती। ये मीनिंग है इस बात का। जो कॉन्टिन्यूसली एग्जर्ट हुए जा रही है फोर्स, जैसे मान लीजिए अगर मैं किसी बॉल को, किसी बॉक्स को धक्का दूं और लगाता रहूं, तो उस फोर्स से कभी भी उसमें इंपल्स तो पैदा नहीं हो सकती। राइट? तो यहाँ पे कौन सी फोर्स इंपल्स दे रही थी? नॉर्मल इंपल्स दे रही थी। एक, आपने कहा कि इंपल्स, देखो डिफाइन करने के कितने तरीके, मैं सारे लिखवाऊंगा इधर। इंपल्स, बहुत बड़ी फोर्स बहुत छोटे समय के लिए लगी, वो इंपल्स है। लेकिन अगर दूसरे तरीके से बोलें, क्या इंपल्स चेंज इन मोमेंटम लाती है? यस। तो कहीं ना कहीं इंपल्स ये बताती है कि मोमेंटम किस हद तक चेंज हो सकता है। तो डिग्री ऑफ चेंज इन द मोमेंटम, हमने कहा था F इक्वल्स टू dp बाय dt। और ये जो dp था, हमने क्या लिखा था? एफ डी टी। और हमने कहा था ये जो चेंज इन मोमेंटम है, यही कौन होता है? डी आई। छोटा चेंज तो छोटी डी आई। अगर मैं इसको डेल्टा पी लिखूंगा तो मैं इसको आई लिख दूंगा, डेल्टा आई डेल्टा पी। ये क्या बन गया? डेल्टा आई इक्वल्स टू एफ डेल्टा टी। बात समझ में आ रही है? इसको क्या बोलते थे? इसको क्या बोलते थे? इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम ये होती है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। अच्छा, इम्पल्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन भी होगी कोई ना कोई। कौन सी होगी? जो मोमेंटम के चेंज की होगी। अगर मेरा मोमेंटम इस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है तो इम्पल्स इधर ही है। ऊपर हो रहा है तो ऊपर है, नीचे है तो नीचे है। तो इम्पल्स इज डिफाइंड एज चेंज इन मोमेंटम। हेडिंग लिखो इम्पल्स, उसके नीचे लिखिए फोर्स विच एक्ट्स फॉर ए शॉर्ट पीरियड। जैसे बोल रहा हूं वैसे लिखो, फोर्स विच एक्ट्स फॉर ए शॉर्ट पीरियड बट इट्स मैग्नीट्यूड इज लार्ज। बट इट्स मैग्नीट्यूड इज लार्ज। बट इट्स मैग्नीट्यूड इज लार्ज। which acts for a short period but its magnitude is large। कैसी क्वांटिटी है ये? वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन कैसी होती है? जिस तरफ मोमेंटम का चेंज है, डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले इसकी एक डेफिनेशन और दी थी। मैंने क्या कहा था? इम्पल्स क्या मेजर करती है कि किस हद तक मोमेंटम चेंज हो जाएगा, उसको भी लिखिए। इट मेजर्स द डिग्री टू विच एक्सटर्नल फोर्स कैन चेंज द मोमेंटम। मतलब बाहर से लगाई गई फोर्स किस हद तक मोमेंटम चेंज कर सकती है वो बताएगी। इट मेजर्स टू व्हाट एक्सटेंट एक्सटर्नल फोर्स कैन external force can change the momentum of the body। जनरली इसको जे से दिखाते हैं, और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखें तो दिस इज फोर्स इनटू टाइम।
है ना। जैसे आप इम्पल्स को दिखाइए, फोर्स इनटू टाइम, ये लिखा है मैंने इधर। आप इसकी रेफरेंस भी यहाँ दे सकते हो। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, यहाँ हमने सबसे पहले ये चीज सीखी थी। मुझे यहाँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराने हैं, इसलिए मैं टॉपिक अलग से समझा रहा हूँ। अगर आप यहाँ देखो, ये देखो, आप एक ग्राफ बना सकते हो फोर्स और टाइम का। मान लीजिए मैंने कहा ये, अब क्या देख रहे हो, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है, पर किसके बीच में देखा मैंने, इस लिमिट में देखा। ये टी इनिशियल और ये टी टी फाइनल है। मतलब छोटे से टाइम पीरियड में कितनी बड़ी फोर्स, ये देखो यहाँ इसका मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड वेरी लार्ज इन टी एफ माइनस टी आई, छोटे से टाइम में बहुत बड़ी मैग, इसको ग्राफिकली ऐसे दिखाते हैं। इसका एग्जांपल लिख लीजिए यहाँ पे। व्हेन ए बॉल इज ड्रॉप्ड, व्हेन ए बॉल इज ड्रॉप्ड, व्हेन ए बॉल इज ड्रॉप्ड एंड स्ट्राइक द ग्राउंड। तो आपने एक बार लिखा mg और एक बार लिखा नॉर्मल। तो इसके सामने लिखना कि जो mg है वो कभी भी इंपल्स नहीं दे सकती। ये वाली फोर्स कभी भी इंपल्स, आप क्या देख रहे हो, इंपल्स क्या होता है, एक फोर्स का पार्ट है ना, जो क्या कर रहा है, मोमेंटम चेंज कर रहा है। तो ये मोमेंटम चेंज कर सकती है, नहीं कर सकती, क्योंकि ये लगातार लगे जा रही है। जो कॉन्टिन्यूसली लगती रहे वो फोर्स कभी भी मोमेंटम चेंज नहीं कर सकती। तो ये नॉन इंपल्सिव फोर्स है, नॉन इंपल्सिव। और ये कैसी फोर्स है, इंपल्सिव। और वैसे एक जनरल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ऐसा देखा गया है जितनी भी कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं वो कभी भी इंपल्स दे ही नहीं सकती। जैसे स्प्रिंग फोर्स, आपको लगता है ऐसे जैसे कि झटका दे रहा है, पर दे नहीं रहा, है ना, रिस्टोरिंग फोर्स है। तो ऐसा नॉर्मली हमने देखा कि नॉन इंपल्सिव फोर्सेस आर फॉलिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव में कौन कौन आया था, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, और कौन आया था, मैग्नेट, मैग्नेट वाली फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, है ना। ये जो mg लगा रहे हैं ये भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो जनरली, जनरली कौन होती हैं ये, जनरली कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस आर आर नॉन इंपल्सिव, आर नॉन इंपल्सिव। मैंने इंपल्सिव किसको बोला है, अगर तुम्हारे से कोई पूछे कि कौन सी फोर्स इंपल्सिव है कौन सी नॉन इंपल्सिव है, जो मोमेंटम चेंज कर दे, तो लिख सकते हो आप इंपल्सिव विच कैन चेंज मोमेंटम, विच कैन चेंज, विच कैन चेंज मोमेंटम। तो टॉपिक की कहानी तो यही है। इसमें क्या क्या एग्जांपल दे सकते हो, इंपल्स के कौन कौन से एग्जांपल आप डेली लाइफ में देखते हो। आपने कभी देखा है जो ट्रेन के जो डिब्बे होते हैं उनके बीच में इंपल्स लगती है तब वो ट्रेन आगे चलती है, अकेला इंजन नहीं खींचता उसको, है ना। वो जो इंपल्स लगती है वो मोमेंटम चेंज करती है। दूसरा, क्रिकेट देख लो, क्रिकेट में भी जैसे ही बॉल बैट टकराते हैं तो एक इंपल्स जनरेट होती है जिसकी वजह से बॉल का मोमेंटम चेंज हो जाता है। दो, तीसरा, बाउंसिंग बॉल, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, जैसे आप बॉल को बाउंस करेंगे तो आप लिख लो इसके अंदर एग्जांपल, डेली लाइफ के एग्जांपल में क्या कहता है, ट्रेन के जो डिब्बे हैं उनके बीच में एब्जॉर्बर्स लगे होते हैं, है ना। उसके बाद बॉल एंड बैट, क्रिकेट लिख सकते हो और बाउंसिंग बॉल लिख सकते हो। सही है। 11th क्लास वालों, ये जो सब्जेक्टिव जिस तरीके से लिखवा रहा हूं एक एक वर्ड लिख लेना, बाद में दिक्कत आएगी नहीं तो। न्यूटन सेकेंड लॉ, ये लिखने के बाद ये पहले लिखा है क्या, इसके नीचे लिखो ये अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, और इस तरीके से लिख दो फटाफट। जिसको आता है उसको नीड नहीं है। 11th क्लास, इसके नीचे, इस ग्राफ के नीचे ये अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, वहां हमने इसको पढ़ा है। आपको पता है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आवेग संवेद समीकरण।
जब फिजिक्स में पढ़ाते हैं। समीकरण, थ्योरम को समीकरण बोलते हैं। अभी रिसेंटली हिंदी का पेपर दिया ना, तब मेरे को ये सामने पड़ा है, थ्योरम, समीकरण। नेक्स्ट लिखिए। एक नोट बना के लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट। देर आर फोर्सेस, देर आर फोर्सेस विच कैन बी इंपल्सिव और नॉन इंपल्सिव। पहले नोट लिख लो, बाद में उतार लेना इसको। देर आर फोर्सेस विच कैन बी इंपल्सिव और नॉन इंपल्सिव। ये तो तुम्हें पता लग ही गया, कैटेगरी है, एक इंपल्सिव वाली है, एक नॉन इंपल्सिव वाली है। बट नोट में क्या क्या लिखना है? बट देयर इज नो क्लियर बाउंड्री बिटवीन इंपल्सिव एंड नॉन इंपल्सिव, जिसमें आप कैटेगरी कर दो कि ये इंपल्सिव और ये नॉन इंपल्सिव। क्या लिखा? देर आर फोर्सेज विच कैन बी impulsive or non-impulsive, but there is no clear boundary, but there is no clear boundary between impulsive and non-impulsive। और अभी तुमने क्या सीखा? तुम कैसे कैटेगराइज करोगे इसको? इंपल्सिव वो है जो मोमेंटम चेंज कर रही हैं, और नॉन इंपल्सिव है जो मोमेंटम चेंज नहीं कर रही है। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ये लिख लिया। एक बॉल है 2 kg की, और ये 10 मीटर पर सेकेंड। शुरू हो जाओ भाई, तुम आंसर बताना, आप खाली बैठे हो जो। 10 मीटर पर सेकेंड से नीचे, और यहाँ इस सरफेस के ऊपर है ना, इसका इंटरेक्टिंग टाइम बताया है इसने। देखो मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहा, मीनिंग समझो। यहाँ मैं डेल्टा टी लिख रहा हूँ, डेल्टा टी। डेल्टा टी से इंटरेक्टिंग टाइम, मतलब जब ये इसको आगे टकरा रही है, ये कितनी देर के लिए टकरा रही है? 10⁻³ सेकेंड के लिए टकरा रही है। क्या टॉपिक में ऐसा ही बोला गया? बहुत छोटे समय के लिए लगने वाली फोर्स, बहुत बड़ी फोर्स। तो यहाँ पे जैसे ये उसको टकराएगी। अच्छा ये बात बताना, मास वेलोसिटी से बदल जाता है? यस, बदलता है। 11th क्लास वाले ध्यान से सुने। अगर मैं इसको इसको ऐसे फेंकूं, यूं, बहुत तेज लगेगा ये। क्यों? क्योंकि मास, इफेक्टिव मास बढ़ गया इसका। तो वेलोसिटी मास पे असर डालती है। जब डालती है तो ये बहुत तेज टकराएगा यहाँ पे, लेकिन बहुत कम समय के लिए टकरा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे इम्पल्स आ रही है। मुझे निकालना क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ इम्पल्सिव फोर्स। ध्यान से, इम्पल्स अलग है, इम्पल्सिव फोर्स अलग है ना? तो फाइंड द वैल्यू ऑफ इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्सिव फोर्स ट्राई करो। पी इनिशियल कितना है इसका? मोमेंटम स्टार्टिंग का। देखो अभी मैंने जो यहाँ पे न्यूटन सेकेंड लॉ से लिखा था, वो क्या लिखा था? जो इंपल्स होती है वो चेंज इन मोमेंटम। चेंज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल पी आई बताना इसका कितना है? -20। क्या यूनिट बताना? मास इंटू वेलोसिटी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, तो केजी मीटर पर सेकेंड। ये इनिशियल। फाइनल क्या होगा? अभी मैं यहाँ पे ऐसा मान के चल रहा हूं कि ये इतनी स्पीड से वापस चली जाएगी, कोई लॉस नहीं है। तो पी फाइनल कितना हो जाएगा? 20, क्योंकि ऊपर जाएगी। 20 kg मीटर पर सेकेंड। इम्पल्स निकालना कितनी आ रही है? 40 आ रही है। देखो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में ही ये क्वेश्चन, मेरे इससे फाइल में एक क्वेश्चन और है जिसमें इम्पल्स निकालनी है। मैं टाइम बचाने के लिए मैं डायरेक्ट इस पे आया। देखो इम्पल्स निकालना डायरेक्ट है कि चेंज इन मोमेंटम आपने निकाल दिया। कितना टाइम में निकाला? 10⁻³ सेकेंड में। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या एग्जांपल दिया था कि नॉर्मल इंपल्सिव है, तो मुझे यहाँ पे नॉर्मल निकालनी है। और हम क्या निकाल आते हैं? इम्पल्स निकाल आते हैं, और एक ऑप्शन वो भी मिलता है। तो इम्पल्सिव फोर्स अलग है, इम्पल्स अलग है। यहाँ पे इम्पल्सिव नॉर्मल निकालना है, बताना कितनी आएगी? 40 × 10⁻³ न्यूटन आ रहा है। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम हमने लिख लिया, इम्पल्स। उसके बाद n इंटू डेल्टा टी निकाल लो। यहां जो मोमेंटम चेंज हुआ वो किस वजह से हुआ है? उसकी डायरेक्शन चेंज होने की वजह से। मैग्नीट्यूड तो चेंज हुआ ही नहीं। जिसने ये जो वेक्टर पढ़ाया मैंने, जब मैंने क्या सिखाया था कि वेक्टर में एक भी चीज चेंज हो जाए तो वेक्टर चेंज हो जाता है। ये देखो वेक्टर का यहाँ पे, ये मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्टार्टिंग में इसका मैग्नीट्यूड 20 था, बाद में भी 20 ही है, लेकिन क्या चेंज हो गई? पहले इधर था, अब ये ऊपर जा रहा है। तो ये मोमेंटम जो चेंज आया वो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से आया है।
तो अभी तुम्हारा मोमेंटम चेंज कितना आया? मैंने कहा था डेल्टा पी इक्वल्स टू एफ डेल्टा टी। तुम्हारे को नॉलेज थी कि जो इम्पल्सिव फोर्स है यहाँ पे नॉर्मल है, और यहाँ पे 10⁻³ है ना, ये 10⁻³ डेल्टा पी कितना आया? 40। तो एन कितना आएगा? 40 इंटू 10⁻³ आएगा, प्लस हो जाएगा ना पावर, तो न्यूटन। तो ये फोर्स है, इंपल्सिव फोर्स इतना न्यूटन है। सेकंड क्वेश्चन लिखिए, एक नोट लिखिए। हाँ जी, क्या बेटा? 40 के नीचे 10⁻³ गया, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर, देखो इधर, क्या इसमें तुम्हारी बॉल सीधी टकरा रही है जाके? क्या एंगल पे टकराती है? हाँ, तो अब एंगल पे टकराओ। पहले नोट लिखिए एक, यूजुअली टक्कर वाली फोर्सेस आर इंपल्सिव। लिखो ऐसे, जहां पे टक्कर लगती है जाके वो इंपल्सिव फोर्सेस हैं। टक्कर वाली फोर्सेस आर इंपल्सिव। सेकंड पॉइंट लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, नीट वाले ध्यान से सुनना। टेंशन, सेकंड पॉइंट में लिखना, टेंशन, नॉर्मल, फ्रिक्शन, कोमा डाल के, टेंशन, नॉर्मल, फ्रिक्शन आर केस डिपेंडेंट। मतलब आप इनको कभी यूं नहीं कह सकते कि नॉर्मल है तो इंपल्सिव होगी होगी, फ्रिक्शन है तो इंपल्सिव होगा ही होगा। नहीं, ये केस पे डिपेंड करता है। तो आर केस डिपेंडेंट फॉर बीइंग इंपल्सिव और नॉन इंपल्सिव। इंपल्सिव और नॉन इंपल्सिव होने के लिए, इंपल्सिव और नॉन इंपल्सिव होने के लिए केस, अलग अलग केसेस आएंगे। अभी क्वेश्चन लिखिए पहला इसमें, एक थर्ड पॉइंट और लिख लो अभी। देखो, एन इंपल्सिव फोर्स कैन ओनली बी बैलेंस्ड बाय इंपल्सिव फोर्स। एक इंपल्सिव को ना इंपल्सिव फोर्स बैलेंस कर सकती है और कोई फोर्स बैलेंस नहीं कर सकती। इंपल्सिव फोर्स कैन बी बैलेंस्ड बाय इंपल्सिव फोर्स। क्वेश्चन, ये 2 kg की बॉल है और ये 37 डिग्री पे आके टकरा दी, ठीक है। इसका इंटरेक्टिंग टाइम अभी भी यहाँ पे कितना है? डेल्टा टी, 10⁻³ इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड इंपल्सिव फोर्स, फाइंड इंपल्सिव फोर्स। ट्राई करना, पोज करो इसको। मैं इतने दिनों से एक ही चीज बोलता आ रहा हूँ, डायरेक्शन दो ही है, एक्स और वाई। अगर कोई ऐसे लग रहा है तो वाई डायरेक्शन में है, ऐसे लग रहा है तो वो एक्स डायरेक्शन। इसका मोमेंटम इधर क्या 20 नहीं है क्या? मास इंटू वेलोसिटी, डन। यहाँ आओ, ये 37 है तो ये भी कितना है? 37। इधर इसका मोमेंटम कितना होगा? BC होगा। 2 kg की बॉल है, कितने से चलेगी वापस? 10 से। पर क्या ये एंगल पे आई थी? अब इसके कंपोनेंट तोड़ो, 20 cos 37, 20 sin 37, 20 के ट्रिपलेट कौन बनती है? 20 की ट्रिपलेट 37 पे 12 और 16, डायरेक्ट याद रखो, ये 12 हो गया, ये कितना हो गया? 16। ऐसे ही इस 20 का इधर क्या टूट गया? 16, और इधर क्या टूट गया? 12। क्या तुम्हें लग रहा है मोमेंटम का चेंज एक्स डायरेक्शन में आया है? नहीं, पहले एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम 12 था, और अभी भी कितना है? 12 ही है। मतलब तुम इस 12 को पहले इसके साथ देखो, फिर 12 को इसके साथ देखो। तो पहले भी एक्स में 12 था, अभी भी एक्स में 12, और एक ही डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स में। इसका मतलब डेल्टा पी एक्स कितना आ गया? एक्स में कोई मोमेंटम का चेंज नहीं आया। क्या वाई में मोमेंटम का चेंज आ रहा है? आ रहा है। ऊपर देखो, पहले कहाँ थी? पहले वाई वाला मोमेंटम कहाँ था? नीचे, -16। अब कहाँ है? तो अगर मैं डेल्टा पी वाई देखने लग जाऊं, तो क्या वो 16 माइनस -16 नहीं होगा क्या? इनिशियली ये था, फाइनल ये था।
फाइनल माइनस माइनस इनिशियल, मतलब जो इनिशियल माइनस का लिया मैंने डायरेक्शन की वजह से, कितना आ गया ये 32। इम्पल्सिव फोर्स निकालनी है क्या? तो डेल्टा पी इक्वल्स टू एफ डेल्टा टी। तो एफ डेल्टा टी कितना है? 10⁻³ ये इधर जाएगा तो फोर्स कितनी आ जाएगी? 32 × 10⁻³ आपने जैसे भी किया था, पर क्या आपको मेरा जो एक्सप्लेनेशन है वो उसमें कुछ जरूर सीखने को मिलेगा कि मोमेंटम किस तरीके से हमें कंपोनेंट तोड़ना है। पहले मोमेंटम देखा किस डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में होता है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है ना। यहाँ पे पहले कंपोनेंट तोड़े मैंने, एक्स में देखा, वाई में देखा। ऐसा भी हो सकता है कि एक्स में मोमेंटम चेंज हो जाए तो वहां भी इंपल्सिव फोर्स निकालनी पड़ जाए, पर अभी मोमेंटम कहाँ चेंज हो रहा है? वाई में। तो इंपल्सिव फोर्स इतनी आ रही है, न्यूटन। बात समझ में आ गई? और करिए। क्वेश्चन में गिवन है बेटा, जितने से आ रही है उतने से जा रही है, अभी कुछ भी कोई एनर्जी का लॉस नहीं है। क्वेश्चन, ये 2 kg की बॉल है इधर, U0। सोचो, जैसे ही मैं इसको यहाँ से छोड़ूंगा झटका लगेगा ना स्ट्रिंग में, तो झटका आते ही तो इम्पल्स का केस तो यहाँ वैसे ही बन रहा है। इसने बोला है फाइंड द इम्पल्सिव फोर्स गिवन बाय द स्ट्रिंग टू द बॉल। फाइंड द impulsive force impulsive force given by the string to the ball immediately after string become tight। इमेजिनेशन समझ में आ गई? जैसे ही बॉल यहां से नीचे आएगी और ये धागा टाइट होगा, इसकी वजह से इसको झटका लगेगा, तो बॉल पे कितनी इंपल्सिव फोर्स स्ट्रिंग की वजह से लग रही है वो निकालनी। ट्राई करो। आफ्टर स्ट्रिंग बिकम्स टाइट। ठीक है, क्लियर हो गया। ये हाइट है ना 2 मीटर है बेटा, ये हाइट 2 मीटर दे रखी। बस करिए इसको। रोज करो इसको। क्या कह रहे थे वो? अगर मैं V निकालू, V डेल्टा P आ चुका है। डेल्टा P इक्वल्स टू एफ डेल्टा टी। डेल्टा टी कैसे निकाला है? √2h/g करके निकाला। डेल्टा P 2√80 है। F कितना है? F निकालना है इम्पल्सिव फोर्स। H की वैल्यू कितनी आ गई है? √4/5 आ गया। H कितना आया था हमारा, हमने कितना लिया है? मेरे ख्याल से अगर हम वहां पे टेंशन ले रहे हैं तो H2 नहीं 4 लेना चाहिए, है ना? नहीं, हमारा आंसर क्या आ रहा है इसमें? मेरे पास आंसर्स नहीं है। अगर मैं इसको √4/5 ही लिखूं बाय 10 से, तो कितना आ रहा है ये? 2√80 इंटू √5/2, है ना? ये कट गया, ये आ रहा है भाई, ये फोर्स आ रहा है। कितना आ गया सोल्व करके? 16×5 = 80, है ना? √5 तो 4 आ गया, 4 × 5 20 आ गया ना, ये 20 आ गया। कैसे सोल्व किया? 80 को कैसे लिखा? 16 × 5, 16 का रूट बाहर आ गया 4, √5 बचा, √5 के साथ 5, सही है, 20 आ जाएगा। अगर आप इसको देखोगे ना, किसको देखोगे? मेनली देखो, आपके जो दोनों आंसर हैं वो सही हैं, पर यहाँ पे कैसे नहीं दिख रहा हमारे को? टी की वैल्यू कितनी है? √2h/g। और एक टी का फॉर्मूला मैंने निकलवाया था U/g, याद है किसी को? ऊपर जाने का समय कितना था?
यू बाय जी, नीचे आने का समय भी कितना था, यू बाय जी। तो ये जो टी था ये सेम था। हमने कब प्रूव किया था, जब हमने एच की वैल्यू भरी थी। ये दोनों टाइम सेम होते हैं, जितना समय ऊपर जाने में लगता है उतना ही समय नीचे आने में लगता है। पर यहाँ पे मेरे पास हाइट गिवन है, उसके हिसाब से चीजें मैं निकाल रहा हूँ, इसलिए मैंने हाइट वाला फॉर्मूला लिया। ठीक है, क्या कैसे सोल्व किया? ये यहाँ पे ना तुम्हारा इम्पल्स खत्म हो गया, इम्पल्सिव। ठीक है, मैंने कुछ ये सिर्फ नॉर्मल ये बताया था, इम्पल्सिव फोर्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। पहले करवा चुका हूँ ये टॉपिक में, लेकिन मैंने दोबारा सिर्फ इसलिए उठाया है ताकि आप इस तरीके से जो मैंने किया एफ डेल्टा टी कैसे निकालना है, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, मैं 3 क्वेश्चन कराए हैं, और भी हैं। असाइनमेंट में देखना, इम्पल्स सेंटर ऑफ मास वाले में इम्पल्स की कैटेगरी में क्वेश्चन है। इसके बाद स्टार्ट होता है कोलिजन। क्या होता है कोलिजन? टकराना। 2√80। कुछ गड़बड़ किया ना मैंने इधर? नहीं, √5। नहीं नहीं, मैं ये गलती ले रहा था, जो झटका लगेगा वो तो नीचे जाके ही लग रहा है यहाँ। तो वहां पे इम्पल्स टेंशन दे रही है। तो कितनी हाइट पे जाके टेंशन आ रही है? जब नीचे लटक रहा है। तो नीचे लटकने में कितना टाइम लगा इसको? वो डेल्टा टी ऐसे √2h/g से निकालना ना, पहले गलत ले रहा था। ये सही है ना 20? बताऊं कैसे किया है? बताया, √80, 16 × 5 लिख ले। 16 का √4 बाहर आ गया, अंदर √5 बच गया, यहाँ पे एक √5 हो रहा है, ये दोनों 5 बन गए। 4 × 5 20। सही। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है? किस किसने पढ़ा कोलिजन पहले? हाँ भाई, क्या होता है कोलिजन? लिखो, सबसे पहला कॉन्सेप्ट लिखिए, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपने कर लिया बेटा कोलिजन वर्क पावर एनर्जी में? लिखिए, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, हेडिंग डालिए। बॉल फिजिकल कांटेक्ट में ना आए तो कोलिजन नहीं है? है। जैसे चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल कर रहे हैं, ये भी कोलिजन है। समझ रहे हो आप? जैसे आप मैग्नेट्स को नॉर्थ नॉर्थ को पास लेके आओ, वो एकदम से वो भी कोलाइड कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि कोलिजन के लिए फिजिकल कांटेक्ट हो, पहले दिमाग में ही डाल लीजिए। दो बॉल आपस में टकराएं, फिजिकल कांटेक्ट हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो रिपल्शंस भी आ सकती हैं। अगले साल जैसे 12th में जाओगे मॉडर्न फिजिक्स में, आपने अभी भी एटम वाले चैप्टर में रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया ना, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उसमें अल्फा पार्टिकल्स आते हैं, जैसे ही न्यूक्लियस के पास आते हैं वो डेविएट हो जाते हैं। क्यों? वहां पे भी रिपल्शन हो रहा है, पर वो एक तरीके का कोलिजन ही है। राइट? तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को ई से दिखाते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट नंबर 1 डालना है इसमें। कॉन्सेप्ट नंबर 1, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। किससे दिखाया मैंने? ई से। उसको मैथमेटिकली ई को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ऑफ, पहले लिखो इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन। लिखिए, इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन बाय इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन और इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। आपने कभी ऐसा देखा है, जब दो बॉल आपस में टकरा रही हैं तो उनकी बॉडी, उनकी जो शेप है वो डिफॉर्म हो जाती है कि नहीं हो जाती है? एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है, जो तुम लिखते हो ना वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वो बाद में आता है। इसको मीनिंग, इसका मीनिंग क्या है? देखो, आप इसके रिस्पेक्ट में देखते हो, मैंने आपको पहले भी फ्रैक्शन का मीनिंग समझाया है। नीचे वाली चीज ओरिजिनल होती है और ये इफेक्ट होता है, इम्पैक्ट होता है। तो यहां अगर इम्पल्स आ रही है डिफॉर्मेशन की, मतलब उस बॉडी की शेप कितनी डिफॉर्म हो गई टकराने की वजह से, और जब वो टकरा के हटेंगी तो क्या वापस अपनी शेप को रिगेन कर लेती है कि नहीं कर लेती है? कर लेती है। तो उस टाइम पे कौन सी इंपल्स लगेगी? रिफॉर्मेशन की। एक फॉर्मूला 1 डालिए इस पे। सेकंड लिखिए, सेकंड लिखिए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन
और ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये वर्ड किस किसने सुने हैं कि परफेक्टली इलास्टिक है, इनइलास्टिक है ना? अब इसकी जो कैटेगरी बनेगी वो किसके बिहाफ पे बनेगी? ई के बिहाफ पे, ई की वैल्यू के बिहाफ पे। जैसा ई होगा उसी के हिसाब से बता देंगे कि परफेक्ट होगा कि परफेक्ट नहीं होगा, है ना? ऑब्लिक कोलिजन आएगा। कौन कौन से कोलिजन आते हैं इसके अंदर? हेडिंग लिखिए, टाइप्स ऑफ कोलिजन। अच्छा, एक चीज और इसके अंदर रह गई, नोट बना के एक लाइन लिखिए। टॉपिक है ये, कॉन्सेप्ट में लिखना, नॉट एंगल ऑफ, सॉरी, अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। देखो, अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, लाइन ऑफ इम्पैक्ट, अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। जब ऐसी वर्डिंग तुम्हारे पेपर में आए तो उसका मीनिंग क्या है? इम्पैक्ट वाली लाइन कौन सी होती है? लिखो इसके नीचे, लाइन ऑफ इम्पैक्ट इज दैट लाइन जिस लाइन के ऊपर मोमेंटम का चेंज हो रहा है, अलोंग विच द मोमेंटम इज चेंजिंग, अलोंग विच द मोमेंटम इज चेंजिंग। अभी ये वाला क्वेश्चन सामने बना हुआ है, इसमें लाइन ऑफ इम्पैक्ट कहाँ है? कौन से वाली है लाइन ऑफ इम्पैक्ट? अरे डेल्टा पी वाई, वाई, वाई में मोमेंटम का चेंज हुआ है। तो इस वाले केस में ये जो लाइन है ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, एल ओ आई, राइट? तो लिखिए इसमें, यहां पे लिख लीजिए, ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है मुझे कहां देखनी है? अलोंग, अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। और ये भी कहां देखनी है? अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। और लाइन ऑफ इम्पैक्ट मैंने क्या बताया? along which the momentum is changing, along which, along which momentum is changing, along which momentum is changing। ठीक है, इसको एक बार रिवाइज करके आना, कल कंटिन्यू करूंगा, एक बार मुझे निकलना है कहीं। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कराया, इंपल्सिव फोर्स कराया।